एडवोकेट भूदेव महानंद्य का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 5 स्टेट में नवंबर महीना में इलेक्शन होने वाला है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में पॉलिटिकल लीडर का दौरा शुरू हो गया है। कैसे झूठे वादे कर रहे हैं, बहुजन समाज का लोगों को कैसे ठगने के लिए जा रहे हैं। 1950 से भारत का संविधान इंप्लीमेंट हुआ। 1945 फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर 2014 तक भारतवर्ष में लगातार कांग्रेस का शासन रहा। बीच में बीजेपी का शासन आया और जनता दल का शासन आया केंद्र सरकार में। वर्तमान बीजेपी लगातार 10 साल भारत को शासन कर रहा है। ये लोग संविधान को कभी भी सही से इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, लेकिन आज हर कोई लीडर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम ले रहा है। चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे मिजोरम, चाहे तेलंगाना, हर कोई स्टेट में अपना अपना चुनावी वादे लोगों का सामने कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सिटीजन के पास वोट देने की ताकत है। लोगों का ब्रेन को हैक करने के लिए तमाम राजनेता कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, उनका परिवार का 5 सदस्य का बलिदान के बाद हम लोगों को सिटीजनशिप का अधिकार मिला, जो आपको भारत का संविधान का चैप्टर 2 में देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में। कैसे हमारा वोट को ठग कर ये ले जाते हैं। चुनाव का पीरियड में झूठे वादा करते हैं। तो इनमें से कुछ नेता क्या वादा कर रहे हैं, मैं आज आप लोग को बताऊंगा। साथियों, उनसे पहले बसपा का हालचाल क्या है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, वो भी बताऊंगा। मोदी जी कैसे लोगों को 2047 तक इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, ये भी बताऊंगा। राहुल गांधी कैसे लोगों को अंबानी अडानी बनाने के लिए सपना दिखाया जा रहा है, वो भी बताऊंगा। खबर को विस्तार से जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अपना सुझाव जरूर लिखिए और अपना ग्रुप में शेयर कीजिए। साथियों, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को यह बताते हैं कि मैं फर्मर को अंबानी अडानी जैसे इक्वालिटी दूंगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा। क्या यह हकीकत है? अंबानी अडानी को करोड़ों रुपया माफ किया जाता है, लेकिन फार्मर का जमीन हड़प के ले जाता है बैंक। अंबानी अडानी को लाखों करोड़ों रुपया लोन मिलता है, क्या फार्मर को ये मिलेगा? कितना कैसे वादे कर रहे हैं। ये वादे से राहुल गांधी खड़ा हो पाएगा? छत्तीसगढ़ में आपका सरकार है गांधी जी, राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ में आपका सरकार है। आप तो फार्मर को अडानी अंबानी जैसे नहीं बनाए। आज भी छत्तीसगढ़ का फार्मर का हाल बेहाल है। आज भी छत्तीसगढ़ का फार्मर को मिनिमम एमएसपी नहीं मिल रहा है। आज भी फार्मर उनका धान को
सही दाम से बेच नहीं पा रहा है। आज भी फार्मर छत्तीसगढ़ में सुसाइड कर रहा है। आज भी फार्मर छत्तीसगढ़ में अपना जमीन खो रहा है। आपका सरकार का पीरियड में छत्तीसगढ़ में जंगल जमीन उनका छीना जा रहा है। कब ये सुधरेगा? अब इलेक्शन आया तो आप चुनावी वादे ठोकने के लिए आ गए हैं। साथियों, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में क्या बताते हैं? ये कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में प्रश्न पूछा गया तो भारत का सरकार का द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया एडवोकेट जनरल यानी अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत का सिटीजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मौनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जितना चंदा मनुवादी पार्टियों को मिलता है उनके बारे में जानने के लिए सिटीजन का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। यह बात कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा है। यह खबर को छुपाया दिया गया है। कोई भी मीडिया इनको प्रेस नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब को इतना तो जानना चाहिए, ये देश लोगों का टैक्स से चलता है। 1 या 2 या 3 या 5 या 10 करोड़पति का पैसा से ये देश नहीं चलता है। लोग यहां टैक्स देते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक। पहले लोगों को ये भ्रांति फैलाया गया था सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स देते हैं। ये भ्रांति है। हकीकत ये है, भिखारी से लेकर अमीर तक हर कोई भारत का सिटीजन टैक्स भरता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स का पैसा से देश चलता है। गरीबों का टैक्स से इंडस्ट्री भी चलता है। गरीबों का टैक्स से खरीदार से प्रोडक्शन चीज चलता है। तो गरीब का पैसा से इंडस्ट्री बनता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट छुपा के जो पैसा पॉलिटिशियन को देता है, किसका पैसा है? इसलिए गरीब को भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी रखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब जो बात बताए हैं, ये कितना कानूनी जायज है, भारत का कॉन्शियस सिटीजन को सोचना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल साहब नहीं बता रहे, ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन में ये सब हो रहा है। हर कोई सिटीजन जब वोट देता है अपना सरकार चुनता है। इसीलिए सरकार हर एक्टिविटी सिटीजन को पूछना चाहिए, सिटीजन को बताना चाहिए। सिटीजन डेमोक्रेसी में सिटीजन और सरकार का बीच एक पैक्ट होता है। वो पैक्ट को कंट्रोल करता है भारत का संविधान। यानी संविधान के तहत भारत में बैठे हुए हुक्मरान, एग्जीक्यूटिव हेड, लेजिस्लेटिव हेड या जुडिशियरी हेड, हर कोई अकाउंटेबल है लोगों का सामने आंसर देने के लिए। हर कोई ऑफिसर जनता का सामने अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है। क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में ऐसा व्यवस्था किया गया है, ये देश का डेमोक्रेसी टैक्स पेयर से चलता है। देश का मुखिया को सिटीजन ही चुनते हैं। देश का सब कुछ सिटीजन के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये अधिकार भी है सिटीजन को कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहां से आ रहा है, कौन सा पार्टी को कितना मिल रहा है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, आर्टिकल 19 के तहत हर कोई सिटीजन का अधिकार है। नहीं तो जो पैक्ट है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट है, वो टूट जाएगा और ये कानून का खिलाफ हो जाएगा। साथियों, आज भी भारतवर्ष में इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो नहीं पाया। क्यों? इसके कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड को देखिए। जो कंपनी छुपाकर पैसा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, वो बॉन्ड का पैसा कौन सा कंपनी दे रहा है वो पार्टी को पता चलता है।
जब पार्टी इलेक्शन में जीत जाता है तो वो पार्टी कंपनी को फायदा पहुंचाता है, गरीबों का नहीं। इसलिए अंबानी अडानी जैसे कंपनी आज फल रहा है, फूल रहा है, और भारत का सरकार का कंपनी डूब रहा है। जैसे एयरटेल में 5G आ जाता है, BSNL को अब तक 5G नहीं मिला। क्यों? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से। प्राइवेट मेडिकल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देता है, इनको बचाने के लिए बीमा योजना के तहत हर कोई सिटीजन को हेल्थ कार्ड के नाम पर कैसे 60 गांठ बनाकर एक्सप्लोटेशन किया जाता है, यानी सरकारी मेडिकल को बदहाली कर दिया जाता है और प्राइवेट मेडिकल को तंदुरुस्त कर दिया जाता है। तो लोगों को ठगा जाता है, हम हेल्थ योजना ला रहे हैं, हेल्थ कार्ड योजना के तहत आप 20 लाख रुपया मिलेगा। यानी प्राइवेट को बचाने, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का कमाल है भाई। तो आपका तबीयत, आपको मलेरिया भी हुआ तो डेंगू भी हुआ तो आप हेल्थ कार्ड यूज करेंगे तो 10 लाख 5 लाख रुपया प्राइवेट मेडिकल ले जाएगा, और जितना बेनिफिट उन्हें मिलेगा वो पैसा छुपाकर उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत दिया जाएगा। एक ऐसा खेल चल रहा है। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो पैसा सरकार अस्पताल को देना चाहिए था। गवर्नमेंट अस्पताल में हर कोई सुविधा दे दिया गया तो हेल्थ फ्री हो जाएगा, हेल्थ कार्ड का कोई जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का कमाल है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के वजह से आज हर कोई प्रोडक्शन रेट हो रहा है, क्योंकि सरकार मजबूर हो जाता है वो कंपनी को फायदा दिलाने के लिए। आज देश का इलेक्शन, अभी देखिए छत्तीसगढ़ का इलेक्शन, मध्य प्रदेश का इलेक्शन, राजस्थान का इलेक्शन, तेलंगाना का इलेक्शन, मणिपुर का, मिजोरम का इलेक्शन, ये पैसा से खेला जाएगा। लाखों करोड़ों रुपया फूका जाएगा। ये पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के वजह से हो रहा है, और जो पार्टी को ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला वो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, वोट को खरीदेगा और इलेक्शन जीतेगा। उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। हेल्थ के नाम पर खेल शुरू हो जाएगा, एजुकेशन के नाम पर खेल शुरू हो जाएगा। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन बना रहा है? क्या बहुजन समाज का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है? इक्का दुक्का। बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सवर्णों का है। ये लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड देते हैं पार्टी को, पार्टी चंदा देते हैं, बदले में सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद, सरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद। ये देश का PSU को बर्बाद करने की एक रणनीति है। तो अटॉर्नी जनरल जी जो बात कहे हैं, इनको हम लोग इनको ध्यान से सोचना चाहिए। इसलिए आज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है भारतवर्ष में। इनसे बचने के लिए मनुवादी पार्टी से दूर रहना चाहिए। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लेके इलेक्शन लड़ता है, ये पार्टी देश के लिए खतरनाक है। जो गरीबों का पैसा से, गरीबों का मदद मांगकर इलेक्शन लड़ता है, वो देश हित के लिए काम करेगा, गरीबों का हित के लिए काम करेगा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा से जो इलेक्शन लड़ेगा, वो सिर्फ कैपिटलिस्ट के लिए, दलालों के लिए, एजुकेशन दलाल, हेल्थ का दलाल पैदा हो चुके हैं भारतवर्ष में। आर्टिकल 21 के तहत भारत का सिटीजन का सबसे इंपोर्टेंट मूलभूत अधिकार है राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 के तहत है। आपका एजुकेशन को कैसे फिनिश कर दिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। आपका हेल्थ को कैसे फिनिश कर दिया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। गरीबों को मदद के नाम पर पैसा कैसे लूटा जाता है, और सरकारी अस्पताल को बदहाल कर दिया गया है, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 90% भारत का आबादी गरीब है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में डिपेंड करता है। 90% भारत का आबादी गरीब है, वो सरकारी अस्पताल का ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों इंस्टीट्यूशन बर्बाद,
मतलब इकोनॉमिकली ये लोग कंगाल हो जाएंगे और पूंजीपतियों का हॉस्पिटल में हम जाके ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए राबड़ी देगा सरकार 5 लाख 10 लाख रुपया। आपका हेल्थ के लिए खर्चा होगा 50,000 या 10,000, वो ले जाएगा बिल बनाकर 5 लाख। उनमें से इलेक्ट्रल बंट जाएगा 2 लाख, 3 लाख मेडिकल को फायदा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एक बच्चा को एडमिशन के लिए 1 करोड़ डोनेशन सीट, उनमें से इलेक्ट्रल बंट जाएगा 50-30 लाख या 20 लाख। दूसरी तरफ सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद, हेल्थ कार्ड के नाम पर एक्सप्लोटेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर एक्सप्लोटेशन। इसीलिए भारत में बहुजन समाज को सतर्क पहरे की तरह काम करना चाहिए। अब मोदी जी इलेक्शन पीरियड आ गया, वो सपना दिखा रहा है, यानी 2047 तक आप लोग जिएंगे या मरेंगे मुझे पता नहीं। 2047 तक हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं कोई बात गारंटी नहीं है, लेकिन वो सपना दिखा रहा है 25 साल के बाद भारत ट्रिलियन डॉलर का मालिक बन जाएगा। हकीकत आप जानिए, हकीकत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2014 में मनमोहन सिंह का सरकार छोड़ रहा था, यानी भारतवर्ष में मनमोहन सिंह सरकार अपना गद्दी से उतर चुका था। उस वक्त हमारा बैंक में, वर्ल्ड बैंक में हम वर्ल्ड से कितना पैसा उधार लाए थे मालूम है? भारत 85 लाख करोड़ कर्जा लाया था देश को चलाने के लिए। विश्व गुरु बनाने वाले सरकार 2014 में आ गया और 2047 में भारत को ट्रिलियन डॉलर का सपना दिखाने वाला सरकार 2014 में जब बैठ गया, 14 से लेकर अब 2023 कितना कर्जा हो गया मालूम है? 185 लाख करोड़ कर्जा, यानी 2 गुना कर्जा बढ़ गया है। ये पैसा कहां जा रहा है? भारत का सिटीजन को ये बात सोचना ही होगा। तो ये ट्रिलियन डॉलर का जो सपना दिखाया जा रहा है, ये कितना हकीकत है, कितना बड़ा गुब्बारा है। ये जब फूटेगा ना, कुछ नहीं रहेगा, हवा ही निकलेगा। देश को बर्बाद करने की प्रयास अभी जोर शोर शुरू हो गया है। पढ़ाई लिखाई, हेल्थ और एजुकेशन दोनों सिटीजन का ऊपर फ्री में होना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रहा है। मुद्रा योजना चलाया गया 43 लाख करोड़। ये मुद्रा योजना कहां बांटा गया, उनका कोई अत्ता पत्ता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12% डाउन हो गया है भारतवर्ष। आज भारत का जीडीपी 65% जीडीपी भारत का एग्रीकल्चर में डिपेंड करता है, लेकिन आज एग्रीकल्चर को भी बेहाल किया गया है। आज भारत का जीडीपी सिर्फ 4% रह गया है। भारत में हर दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। बालेश्वर का ट्रेन एक्सीडेंट आप लोगों को पता है, 275 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन कोई वहां जिम्मेदारी नहीं ली। कल आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ला रहा है। मतलब हम कैसे जी रहे, हम कैसे डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा। साथियों, आज बहुजन समाज जब तक इस देश में ताकतवर नहीं होंगे, जब तक बहुजन समाज यूनाइटेड नहीं होंगे, भारत को ऐसे ही ये लोग बेचेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी नवंबर 6, 8, 10, 14 में 10 बार रैली करने की तैयारी कर दी है मध्य प्रदेश में। बसपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इनको 0 ना के बराबर मिलता है, वो नहीं लेता है। गरीबों का चंदा से
उनका पार्टी चलाता है। आजकल बसपा अपनी ताकत पर आ रही है। तेलंगाना में बसपा हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को टक्कर दे रही है। यानी तेलंगाना अब ट्रायंगल फाइट होगा, कांग्रेस, केसीआर और बसपा। वहां कोई भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज का वोट बहुजन पार्टी का झोली में जा रहा है। जब जब बहुजन समाज यूनाइटेड होता है, तब तब मनुवादी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता और सरकार मजबूर सरकार बनता है, मजबूत नहीं। तेलंगाना में मजबूत सरकार नहीं बनेगा, मजबूर सरकार बनेगा और सोशल जस्टिस के लिए वहां लड़ाई होगा। राजस्थान में बहुजन समाज का जो पर्चा भरा जा रहा है पार्टी का इलेक्शन पीरियड में, वहां जनसलाब उमड़ रहा है। यहां देखकर पता चलता है कि राजस्थान में बसपा अपने ताकत पर दमखम से लड़ रहा है और मनुवादी पार्टी वहां धराशायी होने की संभावना बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में साथियों, मध्य प्रदेश में बसपा का प्रत्याशी जब पर्चा भरने के लिए जा रहा है, उनका पीछे जनसलाब का साथ जा रहे हैं। मुझे ऐसे प्रतीक हो रहा है एमपी में मजबूत सरकार नहीं आएगा, मजबूर सरकार होगा, क्योंकि बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी लाबंद होकर, यूनाइटेड होकर बसपा में वोट डालने की तैयारी कर दिए हैं। मतलब हैंगमेंट। जब जब हैंगमेंट होता है, तब तब सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश होता है और संविधान सही से लागू होता है। इसीलिए मनुवादियों का खेमे में डर पैदा हो चुका है। साथियों, बहुजन समाज अब जाग रहा है। हर कोई सोशल मीडिया में बहुजन समाज का नौजवान सामने आ रहा है, खबर को कवर कर रहा है और लोगों का पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। वक्त ऐसा था बहुजन समाज का खबर किसी को दिखाया नहीं जाता था। आप देखिए तेलंगाना में बसपा कितना मजबूत है, फिर भी कोई भी नेशनल मीडिया, कोई भी गोदी मीडिया RS प्रवीण कुमार जी का रैली को या बहन जी का रैली को प्रचार प्रसार नहीं करता है। मध्य प्रदेश में बसपा का पर्चा भरने का टाइम में, नामांकन का टाइम में जनसलाब उमड़ता है, बट कोई भी गोदी मीडिया इन्हें नहीं दिखाएगा। अब बहन मायावती जी का जो महारैली होने वाला है या नवंबर 6, 8, 10, 14 में, ये भी कोई प्रेस मीडिया नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया ही बहुजनों का मीडिया है। इसीलिए हर कोई नौजवान उठाइए अपना मोबाइल, तुरंत रिकॉर्ड कीजिए और सोशल मीडिया में बहुजनों का अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, इकोनॉमिक अधिकार का वीडियो बनाकर आप अपलोड कर दीजिए, ताकि दुनिया को पता चले भारत में बहुजन समाज को कैसे सताया जा रहा है, भारत में 95% पॉपुलेशन को कैसे भिखारी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भारत में कैसे संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चले, भारत को पता चले। इसलिए सोशल मीडिया ही हमारा एकमात्र मीडिया है जो आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहेब आप लोगों को अधिकार दिए हैं बोलने के लिए। आवाज बुलंद करना ही होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा में रहकर। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस पीपल, वॉइस बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। जय भीम।